Hello dear students, today let's see some of the questions on chemical kinetics. You have to solve 4 questions in maximum 8 minutes and on the basis of that you check your efficiency and give yourself grade accordingly. Alright, chalo, let's see our first question on chemical kinetics. It's a graphical question. आपको 4 reactions दिए हुए हैं A, B, C, D की और इनके लिए आपको लॉग रेट वर्सेस लॉग कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ दिया हुआ है। तो इन चारों रिएक्शंस का जो ऑर्डर है वो किस ऑर्डर में होगा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, वो आपको बताना है। तो यार यहां पे मुझे एक रिलेशन चाहिए बिटवीन रेट, कॉन्सेंट्रेशन एंड ऑर्डर। क्या कोई रिलेशन आपके दिमाग में आ रहा है जो इन तीनों के बीच में है? यस, एक रिलेशन है। आप कहोगे किसी भी रिएक्शन का जो रेट है उसको मैं उसकी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन से रिलेट कैसे कर सकते हैं? रेट कांस्टेंट टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर ऑर्डर ऑफ दैट रिएक्शन। ठीक, ऐसे कर सकते हैं। अब मुझे इसको लॉग में लाना है, तो लॉग रेट इक्वल्स टू लॉग के प्लस एन टाइम्स लॉग सी। मैंने डायरेक्टली लिख दिया, आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। तो अब मेरे पास लॉग रेट है जो कि इसमें y एक्सिस है और यहाँ पे log c है जो कि आपका log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है विच इज योर x एक्सिस। अगर हम देखें तो ये y इज इक्वल टू mx प्लस c है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है जो कि आपको दी हुई है यहाँ पे चारों ग्राफ्स के अकॉर्डिंग, है ना, चारों रिएक्शंस के लिए। अब यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, यार ये मेरा स्लोप क्या है? अगर हम कंपेयर करें तो स्लोप आपका बेटा n है। व्हाट इज n? n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस रिएक्शन का क्या ऑर्डर है वो आपका स्लोप बता देगा। तो जिसका स्लोप सबसे ज्यादा होगा वो सबसे हायर ऑर्डर का होगा और जिसका स्लोप सबसे कम होगा वो सबसे लोअर ऑर्डर का होगा, राइट? तो सबसे हायर या सबसे स्टीप स्लोप किसका दिख रहा है ए बी सी डी में से? आप देखोगे डी का स्लोप सबसे ज्यादा है क्योंकि सबसे ज्यादा स्टीप वही है ना? ओके, फिर इसके बाद बी है, देन ए है और फिर और भी ज्यादा ऐसे लेट गया कौन? सी। तो डी बी ए एंड सी ये रहा ऑर्डर ऑफ ऑल द रिएक्शंस। तो मेरा सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन 3। आई होप यू हैव गॉट इट। चलो लेट्स क्विकली मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में कुछ ग्राफ्स दिए हुए हैं, आपको बताना है ये कौन सी रिएक्शन के लिए होंगे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए या जीरो ऑर्डर के लिए। ओके, फर्स्ट ग्राफ इज बिटवीन रेट वर्सेस टाइम। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस कर रही है टाइम के साथ, तो रेट किसके लिए कांस्टेंट रहता है, मतलब समय के साथ बदलता नहीं है। तो अगर एक रिएक्शन है जो एक स्पीड से चल रही है तो उसी स्पीड से पूरी रिएक्शन प्रोग्रेस करती जाएगी। तो दोनों रिएक्शंस को अगर हम देखें, जीरो ऑर्डर के लिए होता है के, कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड नहीं करती है, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है के टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। ठीक, तो यहाँ पे टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती है तो रेट भी चेंज होगा, लेकिन यहाँ पे इट विल रिमेन कांस्टेंट विद टाइम। सो दैट मीन्स दिस इज अ ग्राफ फॉर जीरो ऑर्डर। ओके, सेकेंड में टी हाफ वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अगर जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखा जाए, इट इज ए नॉट बाय 2k फॉर जीरो ऑर्डर एंड ln2 by k फॉर फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर क्लियरली कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। टी हाफ आप कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी लो, 1 मोलर लो 2 मोलर लो, दोनों केसेस में हाफ टाइम हो जाएगा इन इक्वल टाइम। अगर 1 मोलर में 5 मिनट लग रहे हो आधा होने में, तो 2 मोलर से आप स्टार्ट करोगे, उसको आधा होने में भी 5 मिनट लगेंगे क्योंकि इंडिपेंडेंट है, इनिशियली आपने क्या लिया। लेकिन जीरो ऑर्डर में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिसाइड करेगी कि आपकी हाफ लाइफ क्या होगी। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के साथ टी हाफ बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है ना, इट मीन्स दिस इज ऑल्सो अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सी में कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है एंड इट इज डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली। इफ वी राइट डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्राफ, AT इक्वल्स टू A नॉट e टू द पावर माइनस KT, ये होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, और जीरो ऑर्डर के लिए होता है A नॉट माइनस KT। एक्सपोनेंशियली आप देख सकते हो यही है फर्स्ट ऑर्डर वाला, ये जो घटेगा विद टाइम। तो दिस इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर। ठीक, डी कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है और दिखा रहे हैं टाइम बढ़ते जा रहा है लेकिन कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की उतनी रह रही है।
पॉसिबल है क्या ये? नहीं. दिस हैपन्स आफ्टर इक्विलिब्रियम. यहाँ पे अभी आपने रिएक्शन शुरू करी तो डेफिनेटली रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन घटेगी, तभी तो प्रोडक्ट बनेगा. तो ये तो किसी के लिए भी वैलिड नहीं है. ई रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, और वो इंक्रीज कर रहा है लीनियरली. यार जीरो ऑर्डर का रेट तो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता. आप 1 मोलर लो 2 मोलर लो, रेट दोनों केसेस में बराबर रहेगा. फर्स्ट ऑर्डर के लिए वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है और लीनियरली डिपेंड करता है. y इज इक्वल टू mx, ये ग्राफ होता है. तो यहाँ लीनियर ही है एंड स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, तो आपका ये भी फर्स्ट ऑर्डर है. तो ए बी हो गए 0, ए बी 0, ये दोनों ही हो सकते हैं. एंड सी एंड ई हो गए फर्स्ट, सी एंड ई फर्स्ट. दैट मीन्स ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर. Let's move on to our third question. Again, it's a graphical question. Which one of the following graph represent the variation of rate constant with the temperature for an endothermic reaction? All right, endothermic मतलब heat इसमें हमें देनी पड़ रही है. Okay. या rate constant और टेम्परेचर के बीच में हमारे पास एक आरएनएस इक्वेशन है, k इक्वल्स टू a e टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी. ये है ना. किसी भी रिएक्शन को अगर आप हायर टेम्परेचर पे लोगे, मतलब उसकी अगर उसको टेम्परेचर बढ़ाओगे, उसको और हीट दोगे, तो नो डाउट जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, है ना. आप बढ़ा रहे हो टेम्परेचर तो उनको आप और एनर्जी दे रहे हो. तो अगर हम एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन देखें, दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन. आपने रिएक्टेंट्स का टेम्परेचर बढ़ा दिया, मतलब उनकी एनर्जी बढ़ा दी, तो दे विल हैव हायर एनर्जी टू क्रॉस दिस एनर्जी बैरियर. उनके लिए आसान हो जाएगा. आपने उनको पावर बूस्टर दे दिया तो वो आसानी से क्रॉस कर जाएंगे. दैट मीन्स टेम्परेचर बढ़ाने से आपकी स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी. ठीक है, रेट जो है वो बढ़ेगी, यानी कि रेट कांस्टेंट बढ़ेगा. तो कौन सा ग्राफ ये डिपिक्ट कर रहा है? ये बता रहा है रेट कांस्टेंट घट रहा है. दिस इज रॉन्ग. लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, ये दिखा रहा है लीनियरली इंक्रीज कर रहा है. जबकि यहाँ पे आप देखो k जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू e टू द पावर माइनस 1/2, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा. ये नहीं हो सकता. आप कहोगे मैम यहाँ t तो डिनोमिनेटर में आ रहा है, बट t डिनोमिनेटर में आ रहा है तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो 1/t घटेगा. ठीक है, लेकिन इसके आगे माइनस है, नेगेटिव साइन है, तो ओवरऑल ये बढ़ेगा. ठीक है, तो एक्सपोनेंशियली ये बढ़ेगा. तो C क्या दिखा रहा है? एक्सपोनेंशियली ये इंक्रीज कर रहा है. यस, दिस इज राइट. ठीक है ना, ये सही है. और ये क्या दिखा रहा है? ये इस तरह से, इसका ग्राफ उल्टा है, जबकि ऐसा नहीं होगा. ठीक है, दिस इज रॉन्ग. ऐसा नहीं होगा, इट विल बी लाइक दिस. ओके, लेट्स मूव ऑन टू आवर फोर्थ क्वेश्चन. यहाँ पे हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी देखना है. ठीक है, तो देखो हमें पता है कि जब भी कोई रिएक्शन होती है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्जन होता है, तो 100% रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट नहीं होते, कुछ ही कन्वर्ट हो पाते हैं. राइट, दैट डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स. सबसे पहला, जो मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के हैं वो प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड करने चाहिए. एंड दूसरा, वही मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं जिनके पास एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के जितनी या उससे ज्यादा है. ठीक है, सो एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी, वही एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट दे सकते हैं. फाइन. सो ये हमें रेट कांस्टेंट से भी पता चलता है. रेट कांस्टेंट है a e टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी. इसमें जो a है ये जाता है ओरिएंटेशन पे, कि इफेक्टिव कोलिजन के लिए, यानी कि रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए उनकी ओरिएंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए. और ये डिसाइड करता है आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा है. तो यहाँ बात हो रही है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी फॉर अ रिएक्शन. मतलब हम बात कर रहे हैं इस फैक्टर की, e टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी. This factor increases 5 folds by a rise of temperature from 27 to 42 degrees. ये जो फैक्टर है ये 5 गुना बढ़ जाता है
अगर हम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी आपको निकालनी है। देखो, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं काइनेटिक एनर्जी या स्पीड, ठीक है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ये हमें बता रहा है एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। लेट्स से ये वो पॉइंट है जहां पे एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर होती है, ओके। और वाई एक्सिस पे है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने पार्टिकल हैं जो हर एक एनर्जी लेवल पे है, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी पे इतने पार्टिकल्स हैं एंड सो ऑन। अगर हम इसका ग्राफ एरिया ले इस पोर्शन का, इट विल गिव मी द नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। मतलब ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस EA/RT के बराबर, ओके। ये ग्राफ है एट 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन। अब हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो मतलब मैंने मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ से एनर्जी दे दी, लो अब जाओ एक्टिवेशन एनर्जी क्रॉस करो। तो वो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो 5 टाइम्स होगा, जो कि आप इस ग्राफ से देख सकते हो कि 315 केल्विन पे क्या ग्राफ है। वहां पे जो पार्टिकल्स है जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी जितनी एनर्जी है वो बढ़ गई, ये देखो इतने से और बढ़ गए। दिस इज 5 टाइम्स, दिस इंक्रीजेस 5 टाइम्स, ओके। तो आपको दिया हुआ है कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट 32 डिग्री सेल्सियस वो 5 टाइम्स है नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे N32 by N27 इज इक्वल टू 5, ठीक है। सो e टू द पावर माइनस EA/R 315 divided by e to the power minus EA/R 300, this is equal to 5। e को एक साथ क्लब कर लेते हैं, उसको ऊपर ले जाते हैं तो इट विल बी माइनस EA/R 1/315 माइनस 1/300। ये कितना आएगा e टू द पावर माइनस EA/R माइनस 15 होगा तो इधर से प्लस 300 इंटू 315 एंड दिस इज इक्वल टू 5। दोनों तरफ हम ln ले लेंगे, ln लेंगे तो इट विल बी EA इंटू 15 डिवाइडेड बाय R इंटू 300 इंटू 315, दिस इज इक्वल टू ln 5। द वैल्यू ऑफ ln 5 is given to us, all we need to do is solve it। So activation energy will be ln 5 is 1.6094 multiply with 8.314 into 300 into 315 divided by 15। गाइस इसको सॉल्व करना है, यू गेट 84297.47 जूल, ओके। इतना जूल आ गया, बस ये आपका आंसर, ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी, ऑलराइट। तो बहुत सिंपल है, आपको बस सिर्फ इस फॉर्मूला का मतलब पता होना चाहिए कि क्या है, फाइन। चलो, सो नाउ आई होप आपके चारों क्वेश्चन सही गए होंगे। इफ नॉट, check the explanation and take corrective actions yourself, okay। I want you guys to quickly go to Play Store and download our app PrepTap। वहां पे you can get a lot of previous year questions जो कि freely available है आप लोगों के लिए। So I wish you good luck, all the very best।